नमस्कार। इंडिया टीवी डिजिटल लाइव के इस प्लेटफॉर्म में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी और लेकर आई हूं आपके लिए हर अपडेट इस अंतर्राष्ट्रीय खबर से जुड़ा हुआ। जी हां, ये बड़ी खबर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू के बीच मुलाकात हुई है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जो मुलाकात हुई, इस मुलाकात के बाद दोनों ही राष्ट्राध्यक्षों के बीच क्या चर्चा हुई है, क्योंकि इस तरह की बातें और इस तरह की खबरें भी सामने आ रही हैं कि ट्रंप से मुलाकात पर नेतन्याहू ने अपनी तरफ से बातें रखी हैं, अपने देश का पक्ष रखा है। लेकिन सवाल इस लिहाज से भी इस मुलाकात पर उठ रहा है क्योंकि मीटिंग से ठीक पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए थे। अब डोनाल्ड ट्रंप के भड़कने का कारण क्या है, मुलाकात कितने वक्त के बाद हुई है और इस मुलाकात के दौरान बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप और ट्रंप की कैबिनेट के सामने क्या सारी बातें रखी हैं, सबसे पहले इस लाइव के पहले हिस्से में आपको वही बता देती हूँ। दरअसल जब से ये युद्ध शुरू हुआ है अमेरिका और इजराइल का जॉइंट ईरान पर, ये पहली मुलाकात इन दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच हुई। 1.5 घंटे की ये मुलाकात चली। इस मुलाकात में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मौजूद थे, व्हाइट हाउस में ये मुलाकात हुई। अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस मौजूद थे, अमेरिका के कैबिनेट के जो तमाम अहम मंत्री हैं उनकी मौजूदगी थी, अहम अधिकारियों की मौजूदगी थी और इजराइल की तरफ से बेंजामिन नेतन्याहू इस मुलाकात में मौजूद थे। बताया जा रहा है कि मुलाकात से पहले डोनाल्ड ट्रंप इसलिए भड़क गए क्योंकि जिस तरह से इस मुलाकात को लेकर और जो इजराइल का स्टैंड है ईरान को लेकर, उससे डोनाल्ड ट्रंप खुश नहीं थे और लगातार इस तरह की भी खबरें सामने आती रही हैं कि दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच स्वीट बिटर रिलेशनशिप्स रही हैं। हालांकि जब दूसरे टर्म में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का इलेक्शन में चुनाव हुआ और वो जीते तो दोनों के बीच रिश्ते बहुत सहज नजर आए और यही कारण है कि जॉइंटली इन दोनों देशों ने, अमेरिका और इजराइल ने, ईरान पर हमले शुरू कर दिए। लेकिन जब ईरान की तरफ से रिटेलिएशन हुआ और मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेसिस को निशाना बनाया गया, उससे डोनाल्ड ट्रंप खुश नहीं थे और जब सीज फायर को लेकर बात हुई लेकिन फिर इजराइल की तरफ से सीज फायर वायलेशन किया गया, अमेरिका के मना करने के बावजूद इजराइल की तरफ से ईरान पर हमले किए गए, तो उसके बाद से इन रिश्तों में कुछ तल्खियाँ देखने को मिली। लेकिन अभी ये जो मुलाकात हुई है, ये मुलाकात लगभग 1.5 घंटे चली है, जिसमें बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ साफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, वहाँ के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और पूरी कैबिनेट को इस मुलाकात में ये बता दिया है कि अगर ईरान की तरफ से इजराइल पर हमले किए जाते हैं तो ईरान पर हमले करके इजराइल बखूबी इन हमलों का जवाब देगा, वो इन हमलों से रुकने वाला नहीं है। मैं आपको एग्जैक्ट शब्दों में बता देती हूँ कि जब दो शीर्ष नेता मिले तो क्या बातें हुई और जब ये मुलाकात अंदर चल रही थी तो उस दौरान व्हाइट हाउस के बाहर बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात को लेकर लोगों की नाराज़गी देखने को मिली और नारे भी लगाए गए। लेकिन ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि दोनों नेता राजनीतिक दबाव का सामना अपने अपने देश में कर रहे हैं, लेकिन उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले ये बता देती हूँ कि दरअसल बेंजामिन नेतन्याहू ने इस मुलाकात को लेकर क्या कहा है। उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया गया है। उस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा है कि अपनी हिब्रू भाषा में वो बोल रहे थे, मैं आपको ट्रांसलेट करके बता देती हूँ। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, जब मैं कहता हूँ कि बैठक उत्कृष्ट थी तो ये केवल औपचारिक बात नहीं है, ये पूरी साझेदारी, पारस्परिक समर्थन और साझा लक्ष्य की समझ वाली बातचीत है। यहाँ जॉइंट टारगेट की बात की जा रही है और ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होना चाहिए, इसके अलावा भी कई साझा लक्ष्य हैं। और जब बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिकी कैबिनेट और अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात कर रहे थे, बात कर रहे थे, तो उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि ईरान के पास न्यूक्लियर पावर नहीं होनी चाहिए और इस तरह के वो न्यूक्लियर वेपन नहीं रख सकता है, उसके वो सीधे सीधे खिलाफ हैं। अब देखिए, अब आप इसको अगर पॉलिटिकली इस मुलाकात को समझना चाहेंगे तो इस वक्त दोनों ही लीडर्स एक टफ पोजीशन में हैं क्योंकि इजराइल में इलेक्शंस हैं और वहाँ पर बेंजामिन नेतन्याहू के लिए चुनौतियां बनी हुई हैं क्योंकि लोगों में नाराज़गी है इजराइल में। और जिस तरह से इजराइल और अमेरिका के रिश्तों में तल्खी देखने को मिली, डोनाल्ड ट्रंप की नाराज़गी देखने को मिली और कई बार ऐसा लगा कि अब आगे किस तरह से ये दोस्ती चलेगी, तो उसको लेकर भी इजरायली जनता में नाराज़गी है कि वो इजराइल जो अमेरिका का दोस्त हुआ करता था, आजकल ट्रंप के साथ दोस्ती में तल्खी दिख रही है, तो कैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो वहीं अगर अमेरिका की बात की जाए, मिड टर्म इलेक्शंस नवंबर में आने वाले हैं, ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप के
सामने भी एक बड़ी चुनौती है कि कैसे वो मिड टर्म इलेक्शंस में अच्छा परफॉर्म करें और इन युद्ध के हालातों के बीच उन्हें अपने ही देश में अपनी ही जनता के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिका की जनता, अमेरिका की आवाम और ख़ुद अमेरिका के उपराष्ट्रपति ईरान के साथ युद्ध के फेवर में नहीं है और उनकी तरफ से साफ साफ कई मंचों पर ये बातें कही गई हैं। जेडी वेंस जो खुद इस युद्ध को लेकर अमेरिका को, ट्रंप को और इजराइल को क्रिटिसाइज़ कर चुके हैं, उनकी तरफ से भी ये बात बड़ी स्पष्ट रूप से कही गई थी और इसका सीधा सीधा खामियाजा ट्रंप को मिड टर्म इलेक्शंस में उठाना पड़ सकता है। ऐसे में पॉलिटिकली दोनों राजनेताओं के सामने चुनौती है। हालांकि एक बार सीज़ फायर हुआ था लेकिन उस सीज़ फायर के बाद भी कोई बात बनी नहीं। अब गाज़ा, लेबनान से लेकर अब्राहम समझौतों तक दोनों ही राष्ट्राध्यक्षों के बीच चर्चा हुई है। उन समझौतों की बात भी हम करेंगे, लेकिन एक और मुद्दा है जिस पर ट्रंप की नाराज़गी देखने को मिली और जिस मुद्दे को लेकर ट्रंप की नाराज़गी देखने को वो मिली वो है पिकेक्स माउंटेन। दरअसल पिकेक्स माउंटेन एक ऐसी जगह है जहाँ पर न्यूक्लियर सेटअप इस वक्त ईरान ने अपना किया हुआ है और वहाँ पर जिस भी तरह की एक्टिविटीज़ हो रही हैं, गतिविधियाँ हो रही हैं, उसको लेकर इस रिपोर्ट इस तरह की सामने आई है। उसको लेकर इजरायली नेता जो हैं, क्योंकि जो इजराइल की खुफिया एजेंसी है वो एक्टिव है, उनके पास इससे जुड़ी जानकारियाँ हैं और इजरायली नेता पिकेक्स माउंटेन पर ईरान की गतिविधियों के बारे में खुफिया जानकारी पर चर्चा करने की योजना बना रहे हैं और इसी योजना से डोनाल्ड ट्रंप खुश नहीं हैं। और डोनाल्ड ट्रंप क्योंकि लगातार ये कहते रहे हैं, अगर आपको उनके अलग अलग स्टेटमेंट्स याद होंगे कि इसी पिकेक्स माउंटेन पर हमला किया जाएगा और जो वो एक अंडरग्राउंड सुरंग चल रही है जहाँ पर न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जा रहा है, पूरा सेटअप है, उसको बमबारी करके, बम गिरा के बार बार नष्ट करने की बात कह रहे हैं। ऐसे में अगर इजरायली नेता वहाँ की खुफिया जानकारी के बारे में चर्चा करेंगे तो ये सीधे सीधे अमेरिका की नीति का और अमेरिका के फैसले का उल्लंघन होगा और इसी को लेकर उनके बीच नाराज़गी भी है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप की नाराज़गी पर इजराइल की तरफ से जवाब भी दिया गया और इजराइल ने अपने जवाब में ये कहा कि इजराइल हमेशा अमेरिका के साथ अपनी खुफिया जानकारी साझा करता आया है। हालांकि इजराइल ये भी समझता है कि अमेरिका की अपनी स्ट्रैटेजी है, अपनी टाइमलाइन है और उसके अपने जो रीजनल पार्टनर्स हैं और उनके हित जो हैं, उनके जो बेनिफिट्स हैं वो अलग अलग हैं। ऐसे में किसी भी सैन्य कार्रवाई को अगर इजराइल करेगा तो वो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखेगा। अब गाज़ा, लेबनान से लेकर अब्राहम समझौतों तक की भी हम बात करेंगे। जो ये ट्रंप नेतन्याहू के रिश्तों में उतार चढ़ाव आया है उसका भी मैंने लगातार जिक्र किया। अगर अब लेबनान अब्राहम समझौतों की बात कर लें तो दरअसल इजरायली अधिकारी जो इस बैठक में मौजूद थे उनकी तरफ से कहा गया कि इस बैठक में सिर्फ ईरान को लेकर ही चर्चा नहीं हुई बल्कि एक फ्रेमवर्क समझौता जो हुआ है अब्राहम अकर्ड यानी कि समझौते, उनको लेकर चर्चा हुई और उसमें ये बातचीत हुई कि जो अब अरब और मुस्लिम देश हैं वो इजराइल के साथ अपने सैन्य संबंधों को बेहतर करने की ओर और उन्हें अच्छा करने की दिशा में काम कर रहे हैं। इसके अलावा दक्षिणी लेबनान को लेकर चर्चा हुई जिसमें इजरायली सेना अब कई इलाकों में मौजूद है और इजराइल की तरफ से एक पायलट प्रोग्राम चलाया जाएगा और उस पायलट प्रोग्राम में लेबनानी सेना वहाँ के कुछ गाँवों में जा सकेगी, उनकी वहाँ तैनाती होगी, इस तरह की अनुमति दी गई है। इसके अलावा गाज़ा को लेकर भी चर्चा हुई। गाज़ा में चूँकि अब अंतर्राष्ट्रीय फोर्सेस को उतारने की तैयारी है तो ऐसे में कैबिनेट ने रविवार को एक प्रस्ताव पर मंजूरी दी है और उस प्रस्ताव में कहा गया है कि जो अमेरिका समर्थित युद्ध विराम समझौते हैं जिसमें युद्ध को ख़त्म करने की बात है, उनमें प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय स्थितिकरण बल के पहले सदस्यों के सैद्धांतिक रूप में गाज़ा में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। यानी कि अब गाज़ा के अंदर ये जो सैनिक हैं ये जा सकेंगे, लेकिन किन किन देशों के सैनिक होंगे वो कंट्रोल्ड होगा और बहुत ही कम नंबर्स में भेजने की बात कही गई है और इस योजना पर पूरी तरह से काम चल रहा है। इसके अलावा एक और चीज़ जो पूरी मीटिंग में देखने को मिली वो ये कि जो समर्थन है इजराइल का अमेरिका में वो धीरे धीरे घटता हुआ नज़र आ रहा है। एक रिपोर्ट जारी की गई थी, AP नॉर्क सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिसमें कहा गया है कि अमेरिका की आवाम, अमेरिका के नागरिकों के बीच इजराइल के लिए जो समर्थन था उसमें एक मेजर डाउनफॉल देखने को मिला है और ये डाउनफॉल बताता है कि
पॉलिटिकली अगर आप अमेरिका और इजराइल की चीज़ों को समझें तो ये बहुत अच्छा दोनों ही देशों के लिए और दोनों ही देशों के राष्ट्राध्यक्ष और उनकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए अच्छा नहीं है। और इसका एक एग्जाम्पल तब भी देखने को मिला जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच मुलाकात चल रही थी, तो व्हाइट हाउस के बाहर इस मुलाकात को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा था, नारेबाजी हो रही थी और एक ऐसा छोटा ग्रुप भी था जो बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ भी नारेबाजी कर रहा था। और उस दौरान प्रदर्शनकारी कह रहे थे कि नेतन्याहू तुम तानाशाह हो, तुम डिक्टेटर हो और बीबी तुम्हारा यहाँ स्वागत नहीं है। उन्हें प्यार से बीबी भी कहा जाता है। अब इन सभी हालातों के बीच, इन सभी चर्चाओं के बीच और जो पूरा घटनाक्रम इस वक्त हो रहा है वर्ल्ड ऑर्डर में, सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब ईरान पर आगे क्या होगा, किस तरह की स्ट्रैटेजी अमेरिका की रहेगी। क्योंकि जैसे ही ये मीटिंग ख़त्म हुई तो खबर सामने आई कि ईरान ने अमेरिका के जो मिडिल ईस्ट के बेसिस हैं और जो ठिकाने हैं वहाँ पर एक बार फिर से मिसाइलों से, रॉकेट से हमला किया। हालांकि अमेरिका की तरफ से कहा गया था कि उन्होंने उन सारे मिसाइलों को, रॉकेटों को इंटरसेप्ट कर लिया है, किसी भी मिसाइल या रॉकेट ने उनके बेसिस को टच नहीं किया है या किसी तरह की कोई कैजुअल्टी नहीं हुई है। लेकिन अब अमेरिका के सामने एक चुनौती ज़रूर है कि अगर वो इजराइल के मन मुताबिक आगे बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है इसके रेपरकशंस अमेरिका को भी उठाने पड़ेंगे और वो अमेरिका लगातार इन रेपरकशंस को उठा भी रहा है। अब इजराइल को साथ लेते हुए कैसे ईरान के साथ युद्ध ख़त्म करना है और साथ ही ईरान को एक न्यूक्लियर पावर नेशन नहीं बनने देना है, जो दोनों ही देशों की मांग है, चाहे आप इजराइल की बात करें चाहे आप अमेरिका की बात करें, तो वो कैसे अचीव किया जाएगा, यही सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि जो इन्फ्लेशन है वो वर्ल्ड में ही नहीं, अमेरिका में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड को इफ़ेक्ट कर रहा है। इसके अलावा जब युद्ध शुरू हुआ तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का जो रास्ता है जहाँ से तेल गैस की सप्लाई होती है वो प्रभावित हुआ। उसके प्रभावित होने की वजह से फ्यूल के प्राइसेस सर्ज हो गए पूरे दुनिया में, जिसमें अमेरिका भी शामिल है, इसराइल भी शामिल है, भारत शामिल है, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज शामिल हैं, चाइना, जापान, ये सारे देश शामिल हैं। अब ऐसे में एक बार फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ प्रभावित हुआ है। शिपों की जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं, शिप्स हैं, खासकर उनकी आवाजाही कम हो गई है, लिमिटेड हो गई है। इसको लेकर भी संघर्ष चल रहा है। तो इन सभी हालातों में एक बेहतर कंफर्टेबल सिचुएशन में अमेरिका कैसे आए और जो भी उसने एक समझौते के रूप में ईरान के सामने डिमांड्स रखी हैं वो कैसे पूरे हो और ईरान की जो मांगे हैं उसे अमेरिका कैसे पूरा करे, ये एक बड़ी चुनौती है। क्योंकि इसमें इजराइल कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए एक बाधा साबित हो रहा है।